साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हमने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ा दिया है और व्यंजन संधि के बारे में बता दिया है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको स्वर संधि में पढ़ाया है कि स्वर के सामने यदि स्वर आए तो स्वर में के रूप में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। उसी तरह हमने बताया यदि स्वर के सामने व्यंजन या स्वर आए तो व्यंजन के सामने यदि स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसी तरह यदि विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। साथियों हमने आपको स्वर संधि में बताया था कि स्वर संधि मूलतः 5 प्रकार की होती है और संधि बताया था 3 प्रकार की, और 3 प्रकार की संधि में हमने आपको तीनों नाम बताए थे। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार बताए: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि के बारे में बताया। हमने व्यंजन संधि के बारे में जो बताया तो उसमें हमने आपको 10 या 8 नियम पढ़ाए और 8 नियम के माध्यम से हमने जो 10, 12, 16 नियम हैं उन नियमों को एक साथ पढ़ा दिया आपको। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मूलतः 2 ही नियम हैं, लेकिन इसके दोनों के 3 सब नियम हैं, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि आज पढ़ने के बाद हमारा संधि जो अध्याय है वह समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि हम आपको जितनी भी हमारे कक्षाएं या क्लासेज हुई हैं, जितने भी वीडियो हमने डाले हैं, उसमें जितनी भी संधियां उससे संबंधित 40-50 प्रश्नों को उसी क्लास में नियम के साथ ही उदाहरणों को ही समझाया है, बताया है, जिससे आपको तुरंत उस कॉन्सेप्ट को आसानी से अपने अंदर समाहित करने या याद करने में आसानी हो जाए। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको परिभाषा बताया, परिभाषा की विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने आपको बताया कि विसर्ग के सामने, ये विसर्ग है, विसर्ग के सामने लिख लीजिए आपको आसानी होगी। विसर्ग के सामने यदि स्वर आ जाए या व्यंजन आए, क्या है, स्वर या व्यंजन, तो विकार किसमें उत्पन्न होगा? विकार सदैव विसर्ग में उत्पन्न होगा। विकार स्वर सदैव विसर्ग में उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे विसर्ग का विकार होगा, विसर्ग का विकार। आपको ये बात समझ में आ गई? यदि विसर्ग के सामने स्वर आए या व्यंजन आए तो विकार विसर्ग में होगा। हो सकता है इसके आने से विसर्ग का विकार हो और वो जो वहां पे विसर्ग रहे या कोई वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वैसे इसमें आपको सदैव या अधिकतम आपको वर्ण ही दिखाई देंगे, कहीं कहीं आपको इसमें स्वर दिखाई देंगे जो विकार उत्पन्न होगा। तो इसका हम पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है, नियम नंबर 1 पढ़िए। नियम 1, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ जाए, विसर्ग के बाद अघोष वर्ण हो। यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण हो, हमने आपको बताया अघोष वर्ण बताया है वर्णमाला में। आप उस वीडियो को देखेंगे, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। यहाँ हम पूरा एक बार रिवीजन आपको करवा देते हैं। अघोष वर्ण व्यंजन के जो 25 व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के पहले और दूसरे वर्ग के जो वर्ण हैं वो अघोष होते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, प, ये उसके बाद हम जितने भी उसमी हैं
जैसे स, क और स, ये सभी अघोष वर्ण हैं। यानी विसर्ग के बाद यदि ये आते हैं तो इनसे जो परिवर्तन होगा वही नियम को आज हम देखेंगे। इसके 3 सब नियम हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहला सब नियम और लिख लीजिए, यदि विसर्ग के बाद क ख या प और फ हो। पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, तब क्या होगा। अब इसमें 3 हैं, 3 नियम है, उन तीनों नियमों को हम देख लेते हैं। इनके 3 कॉन्सेप्ट देखिए। यदि अ या आ के बाद विसर्ग हो और उसके सामने क ख या प हो। यदि आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क ख या प फ, ये क्या है, अघोष वर्ण है, ये हो तो क्या होगा, तो ये जो विसर्ग है यह स में परिवर्तित होगा, छोटे स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह यदि छोटी ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद क ख या प फ, छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो तो क ख या प फ हो, तो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो आएगा षट्कोणवा स आएगा। उसी तरह यदि कोई वर्ण हो उसके बाद क ख या प फ हो तो यह सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। अब देखिए हमने 3 इसमें सब नियम बताया इसके। देखिए आ के बाद यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो वह स में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह यदि ई छोटी ई या बड़ी ई छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग आए तो क ख प फ जो है वो षट्कोणवा स में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई वर्ण आए उसके बाद विसर्ग आए तो क ख प फ जो है वो सुरक्षित रहता है। यह 3 नियम हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे और इससे संबंधित अब उदाहरणों को यहाँ देख लेते हैं। इससे संबंधित उदाहरणों को देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो नमः धन कार लिखा हो। अब देखिए ये म है, अब म जो है इसको जब हम स्वर रहित करेंगे तो ये म के बाद अ आएगा। एक बार हम इसको पूरा विच्छेदित करके आपको बताते हैं जिससे आपको ये आसानी से समझने में मदद करेगा। देखिए ये हुआ। अब देखिए ये स्वर अ आया, हमने यहाँ बताया अ आ के बाद क ख या प फ हो, अ आया, अ के बाद क आ गया, क आया, ये किस में बदलेगा, इसके बीच में जो ये विसर्ग है, यह जो विसर्ग है यह स में परिवर्तित हो जाएगा। यह विसर्ग किस में जाएगा, स में परिवर्तित होगा। यह विसर्ग स में परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा न, और इसके साथ अ फिर अपना आया, मेल किया नम, और विसर्ग की जगह हमने स लिखा। यहाँ देखिए यह स्वर रहित है, स्वर रहित होने की
वजह से इस तरह से आधा स हो गया, और उसके बाद क के साथ आ आएगा, का और र, तो ये हो गया नमस्कार। आपको ये उदाहरण समझ में आया? नमः धनकार लिखा हो नमस्कार, तो नमस्कार में विसर्ग संधि है। यदि एग्जाम में पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाए कि नमस्कार में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण। यदि लिखा हो तिरह, यदि पूछा जाए तिरस्कार में कौन सी संधि है, इस तरह दिया हो तिरस्कार में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि है। अब ये किस तरह विसर्ग संधि है, आप इसी नियम के हिसाब से देखिए। ये इस तरह होगा तिरह धनकार, तिरह धनकार। अब ये देखिए र के साथ अ होता है, ये विसर्ग है, उसके सामने क आया, इस नियम को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा तिरह, और विसर्ग की जगह क्या आया, छोटा सा जो स्वर रहित है उसके बाद कार, ये बन गया तिरस्कार। तो ये दो उदाहरण हुए, और उदाहरणों को देखते हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। जब भी आपको कभी भी संधि करने में थोड़ी सी भी समस्या हो, तो आप उसे टुकड़े टुकड़े यानी वर्ड को विच्छेदित कर लेंगे। जैसे ती है उसको विच्छेदित, र को विच्छेदित, सबको करेंगे तो आपको आसानी से वो नियम समझ में आएगा। यदि लिखा हो उदाहरण में ब्रीह धनपति, अब देखिए लिखा हो ब्रीह धनपति, अब आया ह आया, अ है, अ के बाद प आया, यहाँ लिखा है प आया, तो इनके बीच में क्या आएगा, विसर्ग के लोप होने से स आएगा, स, तो यहाँ विसर्ग का लोप होगा, तो ये हो जाएगा ब्री, और इसका लोप होगा, या इसकी जगह पे लोप होके स आएगा, तो यहाँ पे आ गया स, और ये हो गया पति, तो ये बन गया शब्द बृहस्पति। बृहस्पति में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो बही, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो बही, नहीं तो इसके एक और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे लिखा बृहस्पति हो गया, यदि आप इसमें और देखना चाहें तो लिखिए निश्चल, इसका एक उदाहरण ये भी लिख सकते हैं। यदि लिखा हो जास्पति, अब देखिए इसमें क्या होगा, जा आ की मात्रा और सामने आ गया पति, जास्पति हो गया। अब आप देखेंगे ये जो विसर्ग है यह स में परिवर्तित हो गया, तो ये हो जाएगा जास्पति। अब अगले नियम का उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है। अब देखिए ई, यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद क ख आए या प फ आए तो सब थोड़ा समय बदल जाता है। इसी तरह पहला उदाहरण इसका देखते हैं। यदि लिखा हो बही धनकार, अब देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा और क आ गया, तो ये षटकोणवा स में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, षटकोणवा स में। तो इसको लिख सकते हैं बही धनकार, तो ये हो जाएगा बहिष्कार। इसी तरह यदि लिखा हो नि धनकर्ष, नि धनकर्ष लिखा हो साथियों, अब देखिए ये क्या है, छोटी की मात्रा है, ये विसर्ग है, उसके बाद क आ रहा है। नियम यही कहता है कि छोटी की मात्रा के बाद विसर्ग, उसके सामने क आए तो षटकोणवा से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नी, और यहाँ पे आ जाएगा स, और ये हो गया कर्ष। अब ये दोनों मेल कर लेंगे तो एक शब्द बन जाएगा निष्कर्ष।
ये इसमें निष्कर्ष में विसर्ग संधि है, बहिष्कार में विसर्ग संधि है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो दूध धन परिणाम। अब देखिए उ आया, यहाँ उ है, उ के बाद देखिए ये उ की मात्रा है यानी उ है, उसका विसर्ग आया, विसर्ग के बाद प फ में से कोई आए, उसके बाद षट्कोणवा से आता, तो ये देखिए प आ गया, यहाँ उ है, यहाँ ये विसर्ग है, तो ये बनेगा स में परिवर्तित होगा और दू लिखा होगा, तो दूस और ये परिणाम, तो ये बदल जाएगा दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। तो ये इससे उदाहरण और उदाहरणों को देखते हैं, इन्हें आपने लिख लिया होगा। अब देखिए कोई वर्ण हो उसके सामने क ख प फ हो तो जो ये विसर्ग है वो सुरक्षित रहता है। विसर्ग सुरक्षित क्या होगा? विसर्ग। तो विसर्ग जब सुरक्षित रहेगा यानी कि कोई वर्ण हो उसके सामने क ख प फ हो तो ये इन सभी के बाद यानी देखिए छोटी छोटा उ आ विसर्ग उससे पहले ये है, विसर्ग के पहले आ या विसर्ग पहले छोटी छोटा उ हो उसके बाद क ख प फ हो तो ये किसमें बदलता है ये मैंने आपको बताया। लेकिन इन सब को छोड़ के यदि इनके बाद यानी कि कोई वर्ण के बाद विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे यदि लिखा हो प्रातः काल, यदि लिखा हो प्रातः धन काल तो देखिए ये हो जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल, इसमें कोई यहाँ पे विसर्ग सुरक्षित है। इसी तरह यदि लिखा हो अधः धन पतन तो ये हो जाएगा अधः पतन, अधः पतन। बात समझ में आई? तो ये पहले नियम का ये पहला था, पहला सब नियम यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ आया हो तो आ के बाद विसर्ग हो और उसके सामने क ख प फ हो तो वो छोटे स में, छोटी छोटा उ के बाद विसर्ग हो उसके सामने क ख प फ हो षट्कोणवा स में, कोई वर्ण हो विसर्ग हो क ख प फ हो तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। अब हम इसके दूसरे नियम को देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद लिखेंगे यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आए, अघोष वर्ण हो, अघोष वर्ण हो तो क्या होगा देख लेते हैं। इन तीनों नियमों को आप नोट करेंगे तुरंत। देखिए यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद च या छ आए, च या छ आए तो यह बड़े स में परिवर्तित होगा। विसर्ग के बाद च छ आए तो ये बड़े स में परिवर्तित होगा। यदि दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए, ट या ठ आए तो यह षट्कोणवा स में परिवर्तित होगा। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो यह स में परिवर्तित होगा। साथियों देखिए हमने आपको जो वर्णमाला पढ़ाया था तो बताया था च छ जो है वह किससे बोले जाते हैं? तालु से, तालव्य है। विसर्ग के बाद तालव्य आता है तो यह तालव्य में ही परिवर्तित हुआ। ये दोनों अघोष हैं, इससे पहले हमने बताया क ख और प फ वो भी अघोष थे। टठ है ये भी अघोष है, ये मूर्धा है और स भी मूर्धा है, तो ये जो टठ है ये मूर्धा में बदल जाते हैं। उसी तरह यदि विसर्ग के बाद तथ है आए तो तथ दंत है तो जो छोटा सा भी दंत है तो ये छोटा सा दंत में परिवर्तित हो जाता है।
ये नियम है। अब इनसे संबंधित उदाहरणों को हम देखते हैं तुरंत, और उसके बाद हम अगले नियम को भी देखेंगे। अब देखिए, यदि लिखा हो नि धन चल, नि धन चल। अब देखिए यहाँ छोटी की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद च आया, यहाँ विसर्ग आया इस नियम के अनुसार, यहाँ विसर्ग आया और विसर्ग के बाद च आ गया, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया? विसर्ग का परिवर्तन स में हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे? नी। इसी तरह, और ये जो विसर्ग है यह स में परिवर्तित हो गया, नी, और ये चल हो गया। अब ये स्वर रहित है, स्वर रहित है, तो इसके साथ ये अगर इसका मेल होगा तो इसको लिख लेंगे हम नी स चल। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो नि धन छल, नि धन छल लिखा हो। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद छ आया, ये विसर्ग, विसर्ग के बाद ये छ आया, वो स में। तो यहाँ देखिए विसर्ग है, तो विसर्ग किस में बदलता है? स में बदलता है, और विसर्ग के बाद छ आ रहा है, इसीलिए स में बदला, तो ये हो जाएगा छ, और ये ल इसी तरह, और नी उसी तरह आगे विसर्ग के में परिवर्तन हुआ, तो ये बन जाएगा निश्चल, है ना साथियों? निश्चल। आपको उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब अगले नियम के उदाहरण को देख लेते हैं। ये निश्चल हो गया। यदि लिखा हो, जैसे दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद ट आए तो षटकोणवा स में बदल जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। अब देखिए यहाँ विसर्ग आया, विसर्ग आया, ये है विसर्ग, विसर्ग के बाद ट आया। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट आया, तो यह विसर्ग किसमें परिवर्तित हुआ? षटकोणवा स में। तो यहाँ भी हम लिखेंगे षटकोणवा स। ये धनु इसी तरह हो गया, और षटकोणवा स यहाँ आ गया, उसके बाद टंकार लिख लिया हमने। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि विसर्ग षटकोणवा स में बदल रहा है। तो ये शब्द बनेगा धनुष टंकार, ये शब्द बना धनुष टंकार। अब इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो चतु धन टीका, यदि लिखा हो चतु धन टीका। अब देखिए यहाँ आया विसर्ग, विसर्ग के बाद आया ये देखिए विसर्ग आया और यहाँ आया ट, तो ये विसर्ग षटकोणवा स में बदल देगा, आपको पता है। और ये हो गया चतु, ये हो गया चतु, और उसके बाद लिखा है टीका। इसी तरह अब इसको मेल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा चतुष्टिका, चतुष्टिका। अब हम इसका अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद तत् आए तो वो स में बदलता है, तो वह कैसे बदल रहा है इसको देख लेते हैं। इससे आपने लिख लिया होगा, इससे संबंधित उदाहरण। यदि लिखा हो नमः धन ते। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग, और उसके सामने आया त। तो विसर्ग के सामने जब त आएगा तो जो विसर्ग है वो छोटा स में परिवर्तित होता है, तो होगा नमः, और इसको हम परिवर्तित करेंगे स में, तो नमस्, और ये हो गया ते। अब इन सबको मेल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नमस्ते। नमस्ते में भी विसर्ग संधि है। उसी तरह यदि लिखा हो वि धन
तार, वि धन तार लिखा हो। अब देखिए ये फिर विसर्ग आया, विसर्ग के सामने त आया तो ये हो जाएगा बी और ये बदल जाएगा स में, विष धन तार। उसके बाद इसका मेल करेंगे तो ये रहेगा विस्तार, ये हो गया विस्तार। ये रहा इनसे, यानी यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण हो, अघोष में च छ स में बदलेगा, ट यहाँ ट ठ हो तो षटकोणवा स में, यानी कि यदि विसर्ग के सामने अघोष के तालव्य हैं तो वो अघोष अपने ही तालव्य में बदलेगा, वह उसमीय होगा, उसमीय तालव्य में बदल गया। उसी तरह अवर्गीय भी कह सकते हैं, अवर्गीय तालव्य में बदल गया। उसी तरह ट और ठ जो है वो अवर्गीय तालव्य में बदल गया, ये वर्गीय है, वर्गीय अवर्गीय बदला। ये विसर्ग के सामने यदि वर्गीय अघोष हो तो वो अवर्गीय अघोष में बदल जाते हैं। अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद अघोष हो तो हमने अघोष जितने भी वर्ण बताए हैं उसके हमने सब कर लिए हैं। अब इसमें 3 बचे हैं, उनको को भी देख लेते हैं। इन तीनों को भी आप देख लीजिए। जैसे यदि लिखा हो विसर्ग के बाद नियम नंबर में, ये आपका नियम नंबर ब के बाद स होगा। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, स हो, यदि विसर्ग के बाद स हो तो यह स, तो विसर्ग यहाँ बड़े स में ही परिवर्तित होगा। ये विसर्ग जो है वह बड़े स में ही परिवर्तित होगा। उसी तरह यदि विसर्ग के बाद षटकोणवा स हो तो ये षटकोणवा स जो है वो विसर्ग जो है वो षटकोणवा स में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह यदि विसर्ग के बाद छोटा स आए तो विसर्ग छोटा स में परिवर्तित हो जाता है। हमने आपको बताया यदि विसर्ग के बाद स आए तो उसी में, यानी बड़े स में, यदि विसर्ग के बाद षटकोणवा स आए तो षटकोणवा स में, यदि विसर्ग के बाद छोटा स आए तो छोटा स में परिवर्तित होता है। अब इनके उदाहरणों को हम देख लेते हैं। ये नियम हुए। पहला उदाहरण हो, यदि लिखा हो नि धन शुल्क, नि धन शुल्क। अब देखिए ये विसर्ग है, ये विसर्ग है और विसर्ग के सामने आया बड़ा स, तो ये विसर्ग जो है वो परिवर्तित होगा स में, तो इसको लिखेंगे नी और विसर्ग की जगह लिखेंगे स, तो निस हुआ ये, और आगे है शुल्क, शुल्क उसी तरह होगा क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होगा, विसर्ग में विकार होना है। अब ये बनेगा नी स और शुल्क, ये हो गया निःशुल्क, या इसको इस तरह भी लिखते हैं नी, ये एक अपवादित शब्द है, इसको लिखते हैं नी धन शुल्क। ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये निःशुल्क हुआ। इसी तरह यदि लिखा हो शब्द दुह धन शासन, अब देखिए दुह धन शासन शब्द लिखा हो, अब विसर्ग के बाद क्या आया, विसर्ग के बाद बड़ा सा आया, तो ये विसर्ग बदल जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, चलिए हम लिखते हैं। ये जो विसर्ग है वो बदल जाएगा, बड़े स में दुस हो गया और लिखा है शासन, तो ये हो गया दुशासन। अब ये मिलेंगे जब तो शब्द का निर्माण होगा दुशासन, ये दुशासन शब्द का निर्माण हुआ। बात आपको समझ में आई? तो ये इसका उदाहरण था। अब हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। इसी तरह यदि लिखा हो निह धन शेष, तो निशेष में बदल जाएगा, तो उस और भी उदाहरण आप बुक से देख लेंगे, नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट में इन सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे अलग से। यदि लिखा हो शब्द, अब इस नियम के अनुसार यदि लिखा हो राम, यदि लिखा हो राम
धन षष्ठी, धन षष्ठी, राम धन षष्ठी लिखा हो। अब देखिए आ गया, फिर विसर्ग आया, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद षटकोणवा स आया, तो ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा षटकोणवा स में। उसके पहले लिखा हुआ है राम, तो राम, और ये हो गया षष्ठी। अब देखिए इन सबका मेल करते हैं तो ये बनेगा राम और षष्ठी, राम षष्ठी। इसी तरह यदि लिखा हो शब्द वयः, वयः धन षष्ठी, षष्ठी। अब देखिए विसर्ग है, इस नियम को फॉलो करते हैं। विसर्ग के बाद स आया, तो ये विसर्ग षटकोणवा स में बदला, तो ये हो गया वयः षटकोणवा स, और ये हो गया षष्ठी, तो ये हो जाएगा वयः षष्ठी। क्या बना? वयः षष्ठी बन गया। अब हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं, अगले नियम के उदाहरणों को। ये इसके नियम हुए बीच वाले के। अब हम देखते हैं यदि विसर्ग के बाद छोटा स आए, तो यदि लिखा हो नी, यदि लिखा हो नी धन सहाय, नी धन सहाय। अब देखिए ये है विसर्ग, विसर्ग के बाद आया छोटा स, तो ये जो है बदल जाएगा स में, तो नी, और उसके बाद आया सहाय, तो ये बदल जाएगा नी, पूरे मेल से निसहाय, निसहाय, ये बना निसहाय। अब इसी तरह अगला उदाहरण का देख लेते हैं। यदि लिखा हो, लिखा हो नी धन संतान, नी धन संतान, यदि ये शब्द लिखा हो, देखिए विसर्ग आया इस नियम के बाद। अब विसर्ग किस में बदलेगा? स में, क्योंकि इसके सामने स है, तो ये हो गया नी, निस धन संतान। तो अब इन सबका मेल कर लेते हैं तो बनेगा निसंतान, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नि संतान, हो गया ना, ये निसंतान में लिख सकते हैं। तो ये हुआ नियम, यदि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण हो तो उससे संबंधित नियम। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो तो किस तरह से विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा और उस विकार से क्या बनेगा, उसे हम अब जानते हैं। अब उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए संधि सदैव सीखी ही जाती है, आप संधि रट नहीं सकते। यदि आप संधि को समझ गए तो ये हमारी गारंटी है कि आप आसानी से उपसर्ग को भी कर लेंगे, उसी तरह प्रत्यय को भी कर लेंगे, समास को भी कर लेंगे। यदि तत्सम तद्भव के भी शब्द आते हैं, विलोम के शब्द आते हैं, तो भी आप आसानी से, यदि आपने बेसिक समझ लिया तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। यदि विसर्ग के बाद घोष हो, घोष वर्ण हो, घोष या इसी को कहते हैं सघोष, इसी को कहते हैं सघोष, आसानी से लिखते हैं। यदि इसके साथ घोष हो या आवलिक सघोष, सघोष, ये दोनों एक ही बात है। अब चलिए इसका नियम नंबर 1 कहता है, नियम नंबर 1 इसका अ कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, अ हो, और उसके बाद, और उसके बाद कोई, यदि उसके बाद कोई
सघोष वर्ण आए, कोई सघोष या घोष वर्ण आए, तब क्या होगा? अब हम देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद कोई सघोष वर्ण आए तब क्या होगा, उसे हम देखते हैं। बना लीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आसानी से चीजों को समझा सकें। यदि देखिए, मैंने बताया कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद यदि अ आता है, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। ओ में परिवर्तित, विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित होगा। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो स्वर का यहां पर क्या होगा? लोप होगा या लोप होगा। तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। यदि अ के बाद विसर्ग हो या विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो उसका विसर्ग का लोप होगा। उसी तरह यदि अ हो, अ के बाद विसर्ग हो, उसके सामने व्यंजन अघोष हो, अघोष सघोष व्यंजन हो, सॉरी सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग में जो बदल के ओ में बदल जाता है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। हमने आपको 3 नियम इसे बताए। पहला नियम था कि यदि अ के बाद विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ आए तो ओ में बदल, विसर्ग ओ में बदल जाता है। उसी तरह यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, विसर्ग के पहले अ हो उसके बाद कोई स्वर आए, विसर्ग के सामने कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले अ हो उसके सामने सघोष व्यंजन हो तो जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इससे संबंधित उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, यदि मन धन अभिलाषा, मन धन अभिलाषा यदि लिखा हो। अब देखिए, हमने बताया अ, इसके पहले अ है, विसर्ग से पहले क्या है? अ है, अ के बाद अ है, यहाँ अ है, इससे पहले विसर्ग से पहले भी अ है, यहाँ अ है और इसके बाद भी अ है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। तो हम यहाँ ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा, मन। अब यहाँ ओ की मात्रा क्या होती है हमने आपको बताया है, ओ की मात्रा ये है, तो ये हो गया मनो। अब उसके बाद लिखा है अभिलाषा, इस अ का लोप होगा, यहां लिखा है अभिलाषा। ठीक, अब देखिए ये अ है जो जब इससे मेल करेगा तो इसका लोप हो जाएगा, तो ये बनेगा मनोअभिलाषा, मनोअभिलाषा। बात समझ में आई? ये बना मनोअभिलाषा, यह ओ में परिवर्तित हो गया, यहाँ इसका लोप हुआ और ये जो है ओ में परिवर्तित हुआ। इसी तरह यदि लिखा हो मन धन अभिराम, मन धन अभिराम। अब देखिए ये विसर्ग है, इसके पहले अ है और बाद में भी अ है, तो ये ओ में परिवर्तित होगा और अ का लोप होगा, तो ये होगा मनोभिराम, ये बना मनोभिराम। बात समझ में आई? ये इससे संबंधित उदाहरण हुए। अब हम देखते हैं
दूसरे से संबंधित उदाहरणों को। जैसे यदि लिखा हो, अब हमने बताया अ के बाद कोई हो, कोई भी स्वर हो, जिसे लिखा हो पय, धन आदि। अब देखिए हमने बताया कि अ यानी कि विसर्ग के पहले अ हो, उसके बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर अ को छोड़ के, तो आ गया, अ नहीं है आ गया, तो विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग का इसका क्या होगा? लोप, ये समाप्त होगा, ये लोप होगा, इसका ये छुप जाएगा, तो ये इससे शब्द बनेगा पयादि। पयादि, ये बना पयादि। इसी तरह यदि लिखा हो तप, धन, उत्तम। अब देखिए अ आया, विसर्ग से पहले अ आया, उसके बाद ये सघोष है, ये सघोष है, और अ के अलावा अन्य स्वर है, तो इसका फिर लोप होगा, तो ये बनेगा तब उत्तम। कब? उत्तम। तो इससे संबंधित ये उदाहरण हो गए। अब हम अ के सामने यदि सघोष व्यंजन आ जाए तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे यदि शब्द लिखा हो यस, यस, धन, दा। अब देखिए ये क्या है? सघोष व्यंजन है, और सघोष व्यंजन ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद आया सघोष व्यंजन, और उसके पहले अ आया, तो ये बन जाएगा य स, और ये ओ में परिवर्तित होगा, तो होगा यशो, और ये हो गया दा, तो ये बना यशोदा। क्या बना? यशोदा। इसी तरह अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण यदि लिखा हो तप, धन, भूमि। तप, धन, भूमि। अब देखिए अ विसर्ग से पहले क्या आया? ये विसर्ग है, इससे पहले अ आया, इसके बाद देखिए व्यंजन यानी कि सघोष व्यंजन आया, तो ये ओ में बदलेगा, तो ये शब्द बनेगा तपोभूमि। तपोभूमि, ये बना तपोभूमि। अब चलिए दोस्तों अगला नियम देखते हैं, इसे आप लिख लेंगे। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग से पहले छोटी या बड़ी, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हो, और उसके बाद कोई, उसके बाद कोई सघोष वर्ण है, कोई सघोष वर्ण आए तो क्या परिवर्तन होगा? आइए उससे संबंधित नियम हम देखते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा। यदि विसर्ग से पहले छोटी, बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, और उसके बाद कोई सघोष वर्ण आए, तब क्या परिवर्तन होता है, उसे अब हम देखते हैं। आइए, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद विसर्ग हो, और उसके सामने कोई सघोष वर्ण हो, क्या हो? सघोष वर्ण हो, र को छोड़कर, र को छोड़कर, इसको छोड़ेंगे र को छोड़कर, तो ये जो विसर्ग है यह र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सघोष र में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अगला नियम है, यदि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद
कोई सघोष वर्ण हो, कोई सघोष, कोई सॉरी के बाद र आ जाए तो जो ये छोटी ई है वो बड़ी ई में और छोटा ऊ जो है वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। ये इससे संबंधित नियम हुआ। यदि छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के बाद विसर्ग है, उसके सामने कोई सघोष वर्ण हो र को छोड़कर तो र में परिवर्तित हो जाता है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके सामने र आ जाए तो जो छोटी ई और छोटा ऊ है वो बड़ी ई बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। अब इससे संबंधित उदाहरणों को हम देख लेते हैं। यदि लिखा हो नि, नि धन अपराध, निधन अपराध। देखिए अब ये नि है, ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग से पहले हमने बताया विसर्ग से पहले क्या हो? छोटी या बड़ी हो। उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण आए तो अ जो है वो सघोष है। आपको पता है कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो जो ये विसर्ग है यह र में परिवर्तित होगा। तो यहाँ हो जाएगा नी और विसर्ग की जगह आएगा र। तो ये र और ये हुआ अपराध, ये हुआ अपराध। अब इनका मेल होगा तो जो ये स्वर अ है ये र के हलंत को हटा देगा और बन जाएगा निरपराध। ये सही शब्द है निरपराध, निरपराध शब्द बना। उसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो दुह धन अवस्था, दुह धन अवस्था। अब हमने कहा कि देखिए विसर्ग है, ये नियम कहता है कि विसर्ग है। विसर्ग से पहले यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ आ गया, उसके बाद कोई सघोष वर्ण आ गया और सघोष वर्ण है तो इस विसर्ग की जगह पर र का आगमन होगा। तो ये हो गया दू, र का आगमन हमने कर दिया यहाँ पे। उसके सामने लिखा हुआ है अवस्था, उसके सामने लिखा हुआ है अवस्था। अब देखिए ये जो अ है इस विसर्ग के, इस स्वर के हलंत को हटाएगा, व्यंजन के हलंत को हटाएगा और वहां पर बन जाएगा शब्द दुरवस्था। शब्द बना दुरवस्था। यह पहले नियम से संबंधित है। इसी तरह यदि लिखा हो, और इसको उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो बही, बही धन गमन। अब देखिए बही धन गमन, जो ग है वह तीसरे वर्ग का है तो सघोष होगा। तो अब इसके सामने देखिए वही, विसर्ग के पहले आई ई की मात्रा छोटी ई की, उसके बाद आया सघोष व्यंजन। अब ये जो विसर्ग है यह विसर्ग र में परिवर्तित होगा तो ये बनेगा वही और ये हो गया र, वही और गमन। अब देखिए ये व्यंजन है, स्वर नहीं है तो ये इसके हलंत को नहीं हटा पाएगा। तो ये जो र है ये रेप में चला जाएगा और शब्द बन जाएगा वही गमन। ये इसके रेप में चला गया, ये बना वही गमन। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं उससे संबंधित। यदि लिखा हो यजु, यजु धन वेद। अब देखिए ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया, उसके बाद आया ये सघोष वर्ण व्यंजन में है तो ये बदल जाएगा ये जू और ये र में बदलेगा और वेद, ये यजुर्वेद हो गया। इसको लिख सकते हैं यजुर्वेद, ये हो गया यजुर्वेद। अब ये बात आपको समझ में आई। अब हम दूसरे नियम से संबंधित उदाहरणों को देख लेते हैं फटाफट। जैसे लिखा है छोटी छोटा ऊ के बाद यदि
विसर्ग आए और सामने र हो तो बड़ी ई और बड़ा में बदल जाता है। यदि लिखा हो नि, नि धन रज। अब देखिए ये विसर्ग आया, विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा और र आ गया सामने, तो ये बदल जाएगा नीरज। इसी तरह यदि लिखा हो नि धन रस। अब देखिए र आ गया, विसर्ग से पहले छोटी उसके बाद र आया, तो ये बन जाएगा नीरस, ये बना नीरस। इसी तरह यदि लिखा हो चक्षु, चक्षु और उसके सामने हो विसर्ग और हो रोग। अब देखिए ऊ के सामने विसर्ग से पहले ऊ है, उसके सामने र है, तो ये बन जाएगा, इसका जो है ये बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये हो गया चक्षु रोग, ये हो गया चक्षु रोग। इसी तरह यदि लिखा हो दूर, यदि लिखा हो दूर, दूर धन गम। अब देखिए ये विसर्ग है, ऊ है, ऊ के बाद आया ग अब में, तो ये हो जाएगा दुगम। सॉरी ये रंग बदलेगा, ये गाना गलत बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसी तरह यदि लिखा हो सही नहीं, चलिए इसमें देख लेते हैं। यदि लिखा हो दु, दु धन, दु धन सामने, दु धन सामने, दु धन सामने सही शब्द नहीं है। चक्षु रोग हो गया, दूधन साम हो गया। चलिए अब इसमें एक और हम उदाहरण देख लेते हैं, इसका अगला नियम देख लेते हैं। ब अंतिम नियम, हाँ इसका अंतिम नियम देखते हैं। जैसे यदि लिखा हो इसका नियम नंबर अब इसका नियम देखिए, यदि लिखा हो अंत, अंत के सामने सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण हो तो र का आगमन होगा। इसी तरह यदि लिखा हो प्रातः, उसके सामने सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण हो तो भी र का आगमन हो जाता है। यदि लिखा हो पुनः, उसके सामने भी सघोष वर्ण हो तो भी र का आगमन हो जाएगा। यदि उसके सामने स्व लिखा हो तो स्व के सामने कोई भी सघोष हो तो भी र का आगमन हो जाता है। या फिर आप लिख लीजिए रही, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ये होगा नियम नंबर 3। अब देखिए इससे संबंधित उदाहरण, यदि लिखा हो जैसे उदाहरण अंत धन अंत। अब हमने बताया जो विसर्ग है इसके सामने आया सघोष वर्ण है, तो जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित होगा, यह र में परिवर्तित होगा, यह विसर्ग र में परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा अंत, और ये बन गया र में परिवर्तित हुआ र धन अंग। अब देखिए ये जो है इसके हलंत को हटा देगा तो एक शब्द बनेगा अंत रंग, अंत रंग। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं इसका। यदि लिखा हो प्रातः
के बाद यदि कोई सघोष हो रहा है तो वह र में परिवर्तित हो जाएगा। यदि लिखा हो प्रातः धन अर्चना, अब देखिए ये विसर्ग आया, हमने बताया ये जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो जाता है, उसके सामने सघोष आता है, तो ये हो गया प्रातः, और यहाँ से विसर्ग बना र में और लिखा है अर्चना, तो ये बन जाएगा प्रातः अर्चना, हो गया प्रातः अर्चना। इसी तरह यदि लिखा हो शब्द, अगले नियम को देखते हैं, पुनः के आगे यदि आ जाए, यदि लिखा हो पुनः धन अवलोकन, अवलोकन, तो ये जो ये है वो र में बन जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनः, पुनः धन अवलोकन। अब ये इसके हलंत को हटा देगा, तो ये बन जाएगा पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन, ये बन गया पुनर्वलोकन। अब देखते हैं यदि लिखा हो अंतिम नियम, यदि लिखा हो स्व धन ग, लिखा हो स्वधन ग। अब देखिए ये विसर्ग है, उसके बाद सामने क्या है सघोष व्यंजन, स्वघोष व्यंजन है, तो ये हो गया स्व और ये र और ये ग। अब देखिए यहाँ कोई भी व्यंजन स्वर नहीं है, तो इसलिए इसके हलंत को नहीं हटाएगा, तो शब्द बनेगा स्वर। तो साथियों ये रहा विसर्ग संधि के बारे में, हमने आज विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो संधि चैप्टर है वह पूर्णतः समाप्त हो गया, 7-8 क्लासेज लगी, हमने संधि को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसमें पढ़ा हमने स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और अगला अध्याय जो होगा वह उपसर्ग का होगा। धन्यवाद साथियों।